नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीबी एक्सपर्ट में। आज जो हमारे पास देख रहे हैं आपको, ये जो है हमारा फ़िलहाल जो है इंडोर पीसीबी इन्वर्टर एसी का इंडोर का पीसीबी रखा हुआ है, जो कि डिज़ाइन जो किया है वो मैग्नेट कंपनी का है। जिससे क्या होता है कि जो हमारा बहुत सारा कंपनी होता है, जो एसी ब्रांड्स होते हैं, चाहे वोल्टास हो, कैरियर हो, लोयड हो, पैनासोनिक हो, इस तरह का जो ब्रांड होते हैं जो कि एसी को क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो वो जो पीसीबी बनाते हैं वो खुद पीसीबी क्या होता है, नहीं बनाते हैं, वो किसी और कंपनी द्वारा जो कंपनी पीसी बनाती है उससे क्या कहते हैं, लेते हैं, खरीदते हैं और उसके बाद अपना एसी में क्या करते हैं, लगाते हैं। बहुत सारा ऐसे कंपनी है जो कि खुद पीसी क्या करते हैं, नहीं डिजाइन करते हैं। तो जो पीसीबी डिजाइन करते हैं, जैसे ये मैग्नेट जो है वो पीसीबी डिजाइन करते हैं, ठीक है ना, खुद से। अब मान चाहिए यही पीसीबी हो सकता है आपके लॉयड में भी लगा हो सकता है, यहीं पे पैनासोनिक में भी सेम पीसीबी रहेगा आपका, लेकिन है ना, उसमें लॉयड का रिमोट काम करेगा, फिर जो पैनासोनिक रहेगा सेम, लेकिन उसमें पैनासोनिक का क्या करेगा, रिमोट काम करेगा। तो ये सब किसके कारण हो पाता है, जब इसके अंदर सॉफ्टवेयर उस हिसाब से क्या रहता है, डाला रहता है। तो ये मैग्नेट जो पीसी होता है वो क्या करता है, एक सिंपल सा क्या करता है, पीसीबी डिजाइन करता है। अब उससे जो है ना कॉन्ट्रैक्ट पहले ऑलरेडी हुआ रहता है कि कौन सा कंपनी में लगाना, किससे है, किस कंपनी का सॉफ्टवेयर इसमें डालना। तो जिस अनुसार ये जो है मैग्नेट कंपनी इसमें सॉफ्टवेयर डालेगा जिस कंपनी का, उस कंपनी का अनुसार इसका क्या करेगा, इसमें रिमोट क्या करेगा, काम करेगा। तो इस तरीका से है। तो फिलहाल अभी हम लोग जो जिस पे बात करेंगे, इसका जो इंडोर यूनिट है, इसके सारे सेक्शन के बारे में बात करेंगे और कहाँ पे कितना वोल्टेज आना चाहिए। और यहाँ पे जितना भी चीज़ें लगे हुए, जितना भी आईसी लगा हुआ है, बैक साइड में अगर आप लोग दिखलाएं तो इसमें भी है ना, जितना भी आईसी वगैरह लगा हुआ, फिर फ्रंट साइड में भी दिखाया, तो ये सारा चीज़ को हम लोग अभी फिलहाल आज क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखेंगे तो उसमें जो हम लोग पहले ऑलरेडी जो है आउटडोर पीसीबी जो कि मैग्नेट कंपनी द्वारा जो बनाया गया 6 IG8 है, उसका जो हम लोग पूरा फंक्शन क्या किए थे, समझा दिए गए थे। रफली फिलहाल समझाएंगे तो उसी तरह इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो है इंडोर पीसी को रफली क्या करेंगे, समझाएंगे। अगर आप बिगिनर हैं, कहीं पीसी रिपेयरिंग का ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो ये आपके लिए वीडियो जो है हेल्पफुल हो सकता है। तो इसको वीडियो को क्या कीजिएगा, कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम लोग शुरू करने से पहले यहाँ पे देख सकते हैं, आपको ये रिले दिख रहा होगा। ये क्या होता है, हमारा पावर रिले। और यहाँ पर आपको एक कैपेसिटर दिख रहा होगा जो कि मोटर के लिए लगा हुआ है। यहाँ पर मोटर का जैक, इसमें एसी पीजी मोटर यूज किया है। हमको इस पीसी के बारे में ए टू जेड जानकारी देंगे, तो इसलिए है ना, ध्यानपूर्वक आप लोग क्या कीजिएगा, समझिएगा और बेसिक से लेकर चलेंगे, इसका कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा न्यूट्रल का वायर है और ये मेरा कम्युनिकेशन का वायर है, और लाइन जो यहाँ पे जाएगा इस रिले के सिरा पे जाएगा। तो लाइन न्यूट्रल यहाँ से इन होगा, इस तरह का से है ना। यहाँ पे फिल्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन सर्किट्स होते हैं। यहाँ पे चार आपको डायोड दिख रहा होगा, यहाँ पे चार डायोड लगा के बनाया गया है फुल वेव रेक्टिफायर। यहाँ से फुल वेव रेक्टिफायर्स होते हुए इस कैपेसिटर पाएगा जो मेन फिल्टर कैपेसिटर है, तो इस पे 300 वोल्ट बनेगा। जब हम लोग यहाँ पर कितना 220 वोल्ट इस दोनों में क्या करेंगे, इन करेंगे, तो यहाँ से होते 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 इस पे क्या बनेगा, इस कैपेसिटर पे 300 वोल्ट बनेगा, प्लस 300 वोल्ट, 300 वोल्ट से ऊपर भी हो सकता है ना। इससे डिपेंड करता है कि हम लोग इनपुट कितना किया है ना। अगर 220 वोल्ट करेंगे तो 300 वोल्ट बनेगा, लेकिन 220 वोल्ट ज़्यादा करेंगे तो उससे भी डीसी में क्या आउटपुट में भी जाहिर सी बात है वो ज़्यादा वोल्टेज बनेगा। जब ये 300 वोल्ट बनेगा तो यहाँ एक दिख रहे हैं आपको एसएमपीएस में किया गया गया, इसमें जो है मॉसफेट बाहर यूज किया गया। तो यहाँ पर मॉसफेट की ड्रेन पे पिन पे जाएगा, जैसे मॉस इसका पॉजिटिव जो है मेन फिल्टर का, इसका जो एसएम ट्रांसफार्मर एक कॉइल पे इन करेगा, दूसरे से आउट करके बाद इस पे है ना ड्रेन पिन पे जाएगा। आपको ये दिख रहा होगा बीच सेकेंड वाला पिन ड्रेन है, पहला गेट है, तीसरा क्या है, सोर्स है। अगर आप लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जानते होंगे, जो मॉसफेट का क्या काम होता है, स्विचिंग करना, और भी बहुत सारा है ना काम होता है। लेकिन फिलहाल इस बोर्ड में फिलहाल भी क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, स्विचिंग कर रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, ये जो मेरा पिन है ड्रेन है, और ये मेरा क्या है, सोर्स है। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव ये जो मेन फिल्टर कैपेसिटर है, पॉजिटिव इसके वाइंडिंग से होते हुए यहाँ से निकल देगा, जब ट्रांसफार्मर से आउट करेगा तो यहाँ से ड्रेन पिन पे जाएगा, और सोर्स जाए इसका ग्राउंड से डायरेक्ट रहेगा। ठीक है। अब ये मॉसफेट को स्विचिंग करवाने के लिए इसको गेट को क्या करना पड़ेगा, ऑन ऑफ करना पड़ेगा, तभी जाके ये क्या होगा कि मॉसफेट स्विचिंग कर पाएगा। तो गेट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर आपको 6 पिन का PWM IC दिख रहा होगा, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं गेट ड्राइवर आईसी, ठीक है ना। तो ये गेट ड्राइवर आईसी क्या होगा, ये मॉसफेट को गेट को क्या करेगा, ड्राइव करेगा। अगर किसी कारण से ये मॉसफेट क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा या शॉर्ट हो जाएगा, तो बहुत बार कंडीशन क्या होता है, ये मॉसफेट का जो PWM IC होता है वो भी क्या होता है, खराब हो जाता है। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा इस आईसी को किस प्रकार से टेस्ट करना है, तो हम लोग उस पर भी क्या करेंगे, कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। उसका आईसी को टेस्ट करने का एकदम सिंपल सा ट्रिक है, एक रजिस्टर और एक एलईडी लगा कर हम लोग चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं, वो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो रहेगा, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो।
तो फिलहाल जब इस पे 300 बोल जाएगा तो ये स्विचिंग करेगा, जब स्विचिंग करेगा तो प्राइमरी की आपको फ्रीक्वेंसी है ना स्विचिंग होगा। तो उसके बाद यहाँ सेकेंडरीज क्या होगा, वोल्टेज आउट करेगा। तो वोल्टेज आउट करेगा तो यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ जो कि हाफ वेव करने के बाद यहाँ पे एक डीसी कैपेसिटर लगा हुआ जो कि इसको क्या करेगा, शुद्ध डीसी कर देगा। तो यहाँ पे 12 वोल्ट इस कैपेसिटर पे बनेगा। अगर आप लोग यहाँ पे देखिएगा तो एसएमपीएस में क्या होता है, इंडोर यूनिट में 2 ग्राउंड होते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर भाई है जो कि कमेंट करते हैं कि भाई आप जो है मेंशन किया कीजिए कि है ना प्राइमरी ग्राउंड लेना कि सेकेंडरी ग्राउंड। तो हम फिलहाल अभी आपको बताते हैं कि एसएमपीएस में क्या होता है कि 2 ग्राउंड होता है इंडोर यूनिट में। अगर आप लोग आउटडोर यूनिट में जाएंगे तो उसका एक ग्राउंड आता है, ये आपको हमेशा क्या रखना, ध्यान रखना। आउटडोर यूनिट में एक ग्राउंड आता है, चाहे सेकेंडरी का हो या चाहे प्राइमरी का, लेकिन इसमें इंडोर यूनिट के एसएमपीएस में यहाँ से जो है मेरा ये एसएम ट्रांसफार्मर का इधर जो था मेरा प्राइमरी ग्राउंड जो कि -300 वोल्ट का ग्राउंड रहता है, और इससे एसएम ट्रांसफार्मर का आउट साइड जो है सेकेंडरी साइड से ये मेरा प्राइमरी साइड हो गया और ये मेरा सेकेंडरी साइड। तो सेकेंडरी साइड का जो होता है हमारा अलग ग्राउंड होता है जो कि इस कैपेसिटर से आप ले सकते हैं। यहाँ पे जो यहाँ पे कैपेसिटर का माइनस सिरा होता है इससे आप ले सकते हैं सेकेंडरी ग्राउंड, और इस कैपेसिटर से हम ले सकते हैं प्राइमरी ग्राउंड। ये आपको ध्यान रखना, जब आप लोग को इस साइड आपको वोल्टेज चेक करना ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड, तो आपको इस ग्राउंड से लेकर है ना वोल्टेज चेक करना। जब आपको प्राइमरी साइड वोल्टेज चेक करना तो इस ग्राउंड से लेकर चेक करना। ठीक है, तो ये भी आपको कन्फ्यूजन हम लोग क्या किया, दूर कर दिया। तो इस डायोड पे हमारा जो है इस कैपेसिटर पे 12 वोल्ट बनेगा। 12 वोल्ट से और इसको जो है 5 वोल्ट बनाने के लिए यहाँ पे एक रेगुलेटर यूज़ किया गया जो कि 0.5 है। यहाँ से 5 वोल्ट आउट करेगा, उसको फिर शुद्ध डीसी करने के लिए यहाँ कैपेसिटर वगैरह यूज किया गया है। तो अब यहाँ पे देखिएगा तो 4 कपलर यूज़ किया गया। 4 कपलर किस लिए हम बतलाते हैं आपको। तो 2 कपलर मेरा ये जो आपको दिख रहा होगा, ये कपलर है मेरा कम्युनिकेशन के लिए, एक मेरा कपलर है रिसीविंग के लिए, और एक कपलर है मेरा ट्रांसमिटिंग के लिए। ठीक है ना, एक कपलर क्या बनता है, रिसीव करता है, और एक कपलर मेरा सेंड करता है। तो ये मेरा फिलहाल ये जो है मेरा ये रिसीविंग कपलर ये है, और ये मेरा सेंडर कपलर है। और यहाँ पे 2 कपलर और एक्स्ट्रा दिख रहा होगा, तो आपको ये कपलर जो मेरा फिलहाल अभी फीडबैक के लिए यूज़ किया गया है एसएमपीएस का। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि एसएमपीएस का सर्किट डायग्राम समझाइए, एसएमपीएस किस प्रकार से काम कर रहा है ना, उसको किस प्रकार से टेस्ट करना, किस प्रकार से रिपेयर करना, तो उस पर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। और दूसरा ये जो लास्ट कपलर है, ये कपलर है मेरा जीरो क्रॉसिंग के लिए। ये जो कपलर है किसके लिए है, जीरो क्रॉसिंग के लिए। ठीक है ना, जो कि मेरा 50 हर्ट्ज या फिर 100 हर्ट्ज जो भी फ्रिक्वेंसी है ना सेंस करेगा, तो वो इसके लिए जीरो क्रॉसिंग के लिए यहाँ पर कपलर यूज किया था। चारों कपलर आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ से होते हुए जब धीरे धीरे यहाँ पर चारों कपलर भी हम लोग समझ गए, एसएमपीएस भी समझ गए, यहाँ पे 5 वोल्ट 12 वोल्ट भी क्या होगा बन गया। ये जो 12 वोल्ट है, अब यही 12 वोल्ट क्या होगा इस रिले पर आएगा, और वही 12 वोल्ट जो है यहाँ पर जो आईसी यूज़ किया गया, 2 आईसी है मेरा ULN 2003 है। तो ये दोनों का है ना पिन पे भी जाएगा, जो कि पिन नंबर कितना रहेगा मेरा 9 नंबर पिन। ये जो है 9 नंबर, दोनों का 9 नंबर पिन पे जाएगा, और 8 नंबर पिन इसका ग्राउंड आता है, तो इसका सेकेंडरी का ग्राउंड 8 नंबर दोनों पिन पर आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा है ULN 2003। एक तरह से क्या है मेरा ट्रांजिस्टर ही है। ठीक है ना, इसमें क्या रहता है इसमें टोटल 7 डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर एरे यूज किया जाता है। मतलब 7 ट्रांजिस्टर इसके अंदर जो है, एरे क्या होता है मतलब सीक्वेंस वाइज में, उसी को हम लोग बोलते हैं एरे। इसमें 7 जो है ट्रांजिस्टर सीक्वेंस वाइज में यूज़ किया जाता है, और इसमें भी 7 ट्रांजिस्टर। ठीक है ना, तो यही होता है। और इसमें ये 2 यूज़ किया गया, दोनों इसमें क्या गया स्विंग मोटर के लिए ULN लगाया गया, और भी यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 2 जो आपको रिले फिलहाल अभी दिख रहा होगा। रिले तो इसमें लगाया नहीं है, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि पॉइंट दिया हुआ है ना, तो आगे फ्यूचर में हो सकता है कभी इसमें इंक्लूड करें, इसलिए यहाँ पे ये जो है ULN इसको कंट्रोल करने के लगाया गया। और भी बहुत सारा चीज़, जैसे यहाँ पे स्विंग मोटर का जैक भी एक एक्स्ट्रा दिया हुआ, तो इसके लिए भी वही इसी से लिया गया है। चलिए, अब हम लोग यहाँ तक तो समझ गए। ये मेरा है MCU माइक्रो कंट्रोलर यूनिट, इसका पूरा नाम हुआ। तो ये क्या करता है, पूरा जो PC होता है उसको कंट्रोल करता है, चाहे यहाँ पे डिस्प्ले हो, ये आपको डिस्प्ले दिख रहा होगा, डिस्प्ले को भी यही सिग्नल भेजता है ना। स्विंग मोटर को चलाना है, कब चलाना है, लेफ्ट राइट वर्टिकल जो भी है, यही सिग्नल यहाँ दिख रहा होगा आपको ट्रैक, तो यही कंट्रोल करता है। मेन रिले जो है ये मेरा पावर रिले जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको भी क्या करता है, यही कंट्रोल करता है। ब्लोअर मोटर को पूरा जो पूरा PCB का पूरा इंडोर यूनिट का कम है ना कंट्रोल करने का काम किसका है, इसको MCU। ठीक है, अच्छा क्या होता है, ये मेरा एक तरह से MCU है। ठीक है, अगर आपको समझाने की कोशिश करें तो एक तरह से रोबोट, लेकिन रोबोट को हम लोग जब तरह से हम लोग प्रोग्राम नहीं करेंगे कि इसको क्या करना है, इसके है ना किस लिए इसको बनाया गया है रोबोट को, तो कोई काम नहीं कर पाएगा। तो उसी तरह ये मेन IC है, लेकिन इसको हम लोग जब जो चीज़ बताएंगे, इसके अंदर जो चीज़ हम लोग जिस अनुसार इसमें कोड करेंगे, प्रोग्राम डालेंगे, उस अनुसार ये क्या करेगा, पूरा फंक्शन को कंट्रोल करेगा। तो वो कोड किस में रहता है, वो EPROM में रहता है, EPROM में। ठीक है ना, तो EPROM आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 8 पिन का IC। इसका जो EPROM का नंबर है 24LC02 24C02 है ना। 2 KB का इसमें फाइल अभी फिलहाल इसमें डाला गया है।
अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि EPROM को किस प्रकार से है ना रीड एंड राइट करना, तो उस पर वीडियो हम लोग ज़रूर बनाएंगे, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो। ये इसका EPROM है, जिसके अंदर इसका अंदर जो कोड डाला गया है या फिर सॉफ्टवेयर ही बोल सकते हैं, जिस अनुसार ये जो मेन IC है बैक साइड में लगा हुआ वो क्या करता है, काम करता है। बहुत बार क्या होता है, इस EPROM का जो है सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है या इरेज हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो है ये मेरा डिस्प्ले पर है ना अजीबो गरीब हरकत करने लगेगा, या फिर अगर पूरा ही अगर हाफ करप्ट हुआ है तो उस अनुसार जो है थोड़ा सा इधर उधर है ना, मत कभी डिस्प्ले आएगा कभी नहीं आएगा, डिस्प्ले कट फट कभी आ सकता है ना, कभी मोटर ना चले, कभी मेन रिले ना होना, इस तरह का जब समस्या है तो वो मेरा क्या होता है EPROM से भी दिक्कत हो सकता है, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि इसी से हो, अगर सिस्टम में इस PC में और भी कोई समस्या तब पर भी होता है, लेकिन है ना मतलब हम लोग इस EPROM का डाटा करप्शन से भी इस तरह समस्या क्या हो सकता है। और दूसरा क्या, जब इसमें फुल जो इसका डाटा है उसको फुल करप्ट हो जाए, तब जाके यहाँ पर डिस्प्ले पे क्या होता है, एरर आने लगता है। हमारा जो भी है डिपेंड करता है कौन सा कंपनी का, किसी में E0 आएगा, किसी में EE आएगा, तो उस कंडीशन में हमारा क्या चीज़ का खराब, क्या चीज़ का एरर आता है, EPROM का एरर आता है। EE मतलब EPROM एरर, ठीक है ना। तो EPROM जब भी सॉफ्टवेयर क्या होता है करप्ट हो जाता है, इस तरह का क्या आता है, एरर आता है। तो यहाँ पर हम लोग समझ गए। एक और ये IC आपको दिख रहा होगा जिसका नंबर है AQH2223, इसको हम लोग बोलते हैं SSR, ठीक है ना। ये क्या करता है, हमारा जो यहाँ पर मोटर यूज किया गया है ACPG मोटर, उसको ये ड्राइव करता है, ठीक है। तो इसको वो चलाने का काम करता है। ये हमारा बजर है, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस पर इंडोर यूनिट में क्या किया गया है कि 2 सेंसर यूज किया गया है, जो कि एक मेरा कॉइल सेंसर है, एक मेरा रूम सेंसर है, जो कि टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए है ना। एक मेरा होता है कि रूम का टेम्परेचर बताता है, दूसरा कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर बताता है, जिससे ये मालूम हो सकता है गैस पे फिलहाल है ना कम तो नहीं है, ज़्यादा तो नहीं है। ये मेरा कम्युनिकेशन वायर है। और यहाँ पे एक माइक्रो स्विच दिख रहा होगा, ये इमरजेंसी माइक्रो स्विच है ना, इमरजेंसी स्विच इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि किसी कारण अगर रिमोट वगैरह नहीं है तो इससे हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इसका इस तरह से क्या था कि पूरा IC का डिटेल्स था, है ना, इस प्रकार से काम करता है। हर एक हर एक चीज़ के बारे में अभी फिलहाल हम लोग को आपको समझा दिए हैं, हर एक IC के बारे में किस प्रकार से काम करता है। अगर किसी आपको स्पेसिफिक सेक्शंस के बारे में आपको नॉलेज लेना है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किस सेक्शन पे आपको क्या करना वीडियो चाहिए, चाहे SMPS हो, चाहे माइक्रो कंट्रोल यूनिट को जो ऑन करने के लिए भी चाहिए, MCU एक अलग सेक्शन होता है वो चीज़ चाहिए। आपको अगर कम्युनिकेशन का सर्किट समझना तो उसको वो बता सकते हैं। अगर आपको सेंसर जो उसका सर्किट होता है उसको अगर आपको समझना है सर्किट, वो भी आप लोग क्या कर बता सकते हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो है पसंद आया होगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर अगला किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।